अधुना दृश्यते मन्ये छायाचित्रं स्पष्टतया अपेक्षते स्थापनाय डिस्टी डिलीट वीडियो पड़ा रहने दीजिए, बाद में करें। अस्तु अधुना पुनः आरम्भः। तत्र तकनीकी बाधा आसीत्, समाप्ता मन्ये तत्र। अस्तु तो तत्व सत्यस्य साक्षात्कारं करोति दर्शनम्। तत्र विजन ऑफ ट्रूथ इति कथ्यते आंग्लभाषायां। भारतीयमतानुसारं यदा दर्शनं सत्यस्य साक्षात्कारं करोति तस्य कृते आंग्लभाषायां यः प्रयोगः क्रियते सः प्रयोगः अस्ति तत्र विजन ऑफ ट्रूथ। अनेन सत्य साक्षात्कारेण, इस प्रकार से सत्य तत्व के साक्षात्कार से दो बातें स्पष्ट हो जाती है। एक तो ये कि दर्शन सत्य का साक्षात करता है, सत्य तत्व का साक्षात करता है। यह एकेन छात्रेण अयं पृष्टः आसीत् यत् गुरुजी तत्व नाम किम, तत्व किसे कहते हैं, कानि भवन्ति तत्वानि। तत्वानि यथा अस्माभिः पूर्वमुक्तं ह्यः, तत्वानि नाम किं नाम मानव जीवनम, किं नाम जगत, को नाम जीवः, कस्य ईश्वरः, ईश्वरस्य सिद्धिर्कथं भवितुं शक्यते, किन कः नाम आत्मा, कस्य परमात्मा। इमानि सर्वाणि दर्शन शास्त्रस्य तत्वानि। तत्वानि नाम यदा कशित, यदा जैसे मैं कह रहा हूं कि ये दर्शन शास्त्र के तत्व हैं जिनकी येषां बौद्धिकी व्याख्या दर्शनेन क्रियते, जिनकी बौद्धिक व्याख्या दर्शन के द्वारा की जाती है, तो इसका आशय है कि दर्शन इन तत्वों की बौद्धिक व्याख्या करता है। ये तत्व दर्शन शास्त्र विषय की पाठ्य वस्तु होते हैं, कंटेंट भवन्ति, इकाई भवन्ति। यदा पाठ्यक्रमस्य अन्वितयः भवन्ति ना, इकाई यूनिट इति। तो जैसे पाठ्यक्रम की इकाई होती है, वैसे संपूर्ण दर्शन शास्त्र की जो इकाई है, पाठ्य वस्तु है, कंटेंट है, जिसका अध्ययन अध्यापन किया जाता है, तान्येव तत्वानि भवन्ति, वही तत्व होते हैं। नाम पाठ्यक्रमे कंटेंट भवन्ति, तान्येव दर्शनस्य तत्वानि भवन्ति, येषां साक्षात्कारः क्रियते दर्शनेन, येषां तत्वानां दर्शनेन साक्षात्कारं भवति। तान्येव तत्वानि पाठ्यक्रमस्य विषयवस्तूनि भवन्ति, तान्येव तत्वानि पाठकानां कृते अध्ययन विषयाः अपि भवन्ति, अन्वितयः। अस्तु सुस्पष्टं मन्ये
मैं ये मानकर चलता हूं कि ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व साक्षात्कार दर्शन होता है, साधन के रूप में, साध्य के रूप में, विषय सामग्री के रूप में। एतेषां सर्वेषां कृतेपि एकः एव शब्दः प्रयुज्यते, एकः एव शब्दः प्रयोगः क्रियते विद्वद्भिः दर्शनशास्त्रज्ञैः। सः शब्दः भवति दर्शनम् इति। दर्शनम नाम दर्शन शास्त्रम। दर्शन का मतलब दर्शन शास्त्र से है। तो यदा पूर्वम तकनीकी बाधा यदा आसीत् ततः प्राग मया चर्चा कृता आसीत् यत् सत्य तत्वस्य साक्षात्कारं करोति दर्शनम। सत्य तत्व का साक्षात्कार करता है दर्शन। तो एकः अन्यः प्रश्नः, भिन्नः प्रश्नः तत्र समुत्पद्यते। सः प्रश्नः किं नाम सत्यमिति। ह्यः प्रश्नः आसीत् किं नाम तत्त्वमिति। अद्य पुनः प्रश्नः उदेति किं नाम सत्यमिति। सत्य किसे कहते हैं? भारतीय मतानुसारं यस्य सत्यस्य साक्षात्कारं करोति दर्शनं तत्सत्यं किं भवति, तस्य सत्यस्य परिभाषा का, तस्य सत्यस्य आशयः कः, तस्य सत्यस्य अर्थः कः, तस्य सत्यस्य तात्पर्यं किं, तस्य सत्यस्य अवधारणा का। तो सत्यस्य विषये इदानीं वयं चर्चां कुर्मः। किं नाम सत्यमिति। दर्शन शास्त्रज्ञैः अस्माकं ऋषिभिः सत् तत्वस्य परिभाषा कृता वर्तते अथवा अर्थबोधः कारितः वर्तते। त्रिकालाबाधित्वं सत्, त्रिकालाबाधित्वं सत् इति सत् तत्वस्य लक्षणम् इति। त्रिकालाबाधित्वं नाम भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, तीनों ही कालों में अबाधित रूप से जिसकी सत्ता बनी रहे, जो जिसका एग्जिस्टेंस बना रहे, वही तत्व सत तत्व होता है। यस्य साक्षात्कारं करोति। अधुना पुनः एक बार, फिर से एक बार, त्रिकालाबाधित्वं सदिति। तीनों कालों में अबाधित रूप से, बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के, जब उसे ही सत कहते हैं। अधुना अब एकः प्रश्नः पुनः उदेति। कः प्रश्नः? क्या सत भी एक होता है या एक से अधिक प्रकार का होता है? तो दार्शनिक दृष्ट्या अस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवति सत तत्वम् एकैव भवति, किन्तु सौविध्येन तस्य वयं तत्र सापेक्ष सत्यं निरपेक्ष सत्यम् इति भेदं कुर्मः। नाम या दार्शनिकैः भेदः क्रियते। एक सत होता है जो निरपेक्ष सत होता है और दूसरा सत होता है जो सापेक्ष सत होता है। अब ये निरपेक्ष सत क्या हुआ और सापेक्ष सत क्या हुआ? किन नाम निरपेक्ष सत्यम, किंच नाम सापेक्ष सत्यम। सापेक्ष सत्यम नाम इंडिविजुअल की दृष्टि से जो सत्य है, वैयक्तिक सत्यम एवं सापेक्ष सत्यम भवति। जैसे दुनिया की आबादी 7 अरब के लगभग है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना अथवा भिन्न रुचिर्हि लोकः। अलग अलग लोगों के विचार हैं और अलग अलग लोगों का रुचि है। इस नीति वाक्य को ध्यान में रखते हुए वयं वक्तुं शक्नुमः कि हर व्यक्ति का अपना सत्य अलग होता है और जो सत्य हर व्यक्ति का अपना अलग होता है
उसे ही सापेक्ष सत्य कहते हैं। जो निरपेक्ष सत्य नहीं होता, व्यावहारिक दृष्टि से सापेक्ष सत्य की सत्ता होती है। और हमारा जितना दुनियावी व्यवहार है, अस्माकं सर्वेषां यह जागतिकः व्यवहारः भवति, तत्सर्वः सः सर्वः व्यवहारः सापेक्ष सत्येनैव आव्रियते, क्रियते, संचाल्यते। व्यवहार, ये जो सापेक्ष सत्य है, संपूर्ण व्यवहार हमारा इसी से संचालित होता है। जागतिक व्यवहार कैसे, देखें, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया के जितने विवाद हैं, जितने संवाद हैं, जैसे वयं तत्र स्वकीय व्यावहारिक जीवने पश्यामः, मैंने जो कहा था वो सत्य है, अन्यः कश्चित् कथयति, नहीं मैंने जो कहा वो सत्य है। फिर तृतीयः गच्छति, नहीं जी, मैंने जो कहा वो सत्य है। वस्तुतः सत्यम तु एकमेव भवति, तत्सत्यम निरपेक्ष सत्यम भवति, किंतु सापेक्ष सत्यम वैयक्तिक भिन्नताम तत्र वहति। वैयक्तिक भिन्नता का आश्रय लेकर सत्य एक से कई प्रकार का हो जाता है। तो यहाँ पर जो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता विद्वान हैं, उनके मन में तेषां मनसि एतादृशः संशयः समुत्पद्यते कि कथम अयं कथयति निरपेक्ष सत्यम तु सत्यम भवति, सापेक्ष सत्यम तु सत्यम भवति, निरपेक्ष सत्यमेव वस्तुतः सत्यम भवति, तस्यैव लक्षणं वर्तते त्रिकालाबाधित्वं सत्। तो अहमपि तेन सह एव स्वकीयां मतिं संयोज्य तत्र वच्मि यत् सत्य वस्तुतः निरपेक्ष ही होता है, किंतु अस्माकं जागतिक व्यवहारः सापेक्ष सत्यम आश्रित्य एव तिष्ठति। हमारा संपूर्ण दुनियावी जो व्यवहार है, सांसारिक व्यवहार है, वो सारा का सारा सापेक्ष सत्य का आश्रय लेकर के चलता है। और इस संदर्भ में जैन दर्शन का एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, सिद्धांत है। सह सिद्धांतः वर्तते स्याद्वादिति। वो स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति नास्ति च, इस प्रकार से वाक्य रचना करते हैं। और वाक्य रचना के आधार पर ये बताते हैं कि जैसे अंधों को हाथी का ज्ञान कराना हो, हाथी का ज्ञान कराने के लिए एक हाथी खड़ा कर दिया जाए और सांसारिक चक्षु रहित जिनको अंधा कहते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाए कि आप बताइए हाथी कैसा होता है। वो जिसने हाथी का पैर पकड़ा, उनकी दृष्टि से हाथी खंभे जैसा होता है। जितने हाथी का कान पकड़ा, उन्होंने हाथी को सूपे जैसा बताया। जिन्होंने हाथी का सूंड पकड़ा, उन्होंने हाथी को अजगर सांप जैसा बताया। जिन्होंने हाथी का पूंछ पकड़ा, उन्होंने हाथी को बड़ी मूंज की रस्सी जैसा बताया। अच्छा, ये सत्य भी है, हाथी खंबे जैसा होता है, हाथी मूंज की रस्सी जैसा होता है, हाथी सांप जैसा होता है, हाथी सूप जैसा होता है। लेकिन उतना ही सत्य यह भी है कि हाथी न तो खंभे जैसा होता है, न तो मूंज जैसा होता है, न तो केवल सांप जैसा होता है, और न ही केवल सूप जैसा होता है। लेकिन वैयक्तिक दृष्टि से, वैयक्तिक दृष्टिया इदम कथनम सत्यम वर्तते
इदम सापेक्ष सत्यम वर्तते, दृष्टि विशेषेण इदम सत्यम सापेक्ष सत्यम भवति, इदम सत्य सत्यम भवति। अतः ये अनया रीत्या एव सापेक्ष सत्यस्य तत्र अवधारणा सुस्पष्टा भवति। किं नाम सापेक्ष सत्यमिति, इयम् अवधारणा सुस्पष्टा भवति। अधुना यदा पुनः चर्चां कुर्मः तत्र हस्तिज्ञान विषये एव, कैसे सापेक्ष सत्य का तो पता चल गया कि ये व्यक्तिगत दृष्टि वैयक्तिकीं दृष्टिम आलक्ष्य सत्यम यत् सत्यस्य कथनं क्रियते तदेव सापेक्ष सत्यम भवति। किंतु हस्तिज्ञानम कथम, एकाकी एव किसी एक अंधे व्यक्ति का ज्ञान, उसका अपना ज्ञान है लेकिन संपूर्ण हाथी का ज्ञान नहीं है। अतः सबको मिलाकर यस्य ज्ञानस्य कथनम क्रियते कि हाथी सांप जैसा भी है, हाथी रस्सी जैसा भी है, हाथी सूपे जैसा भी है, हाथी खंभे जैसा भी है, तब एक संपूर्ण सत्य का कथन होता है, तदेव निरपेक्ष सत्यम भवति। अत्रापि एका संशयः समुत्पद्यते, किंतु यदा तत्र जब हम व्यक्तिगत जैन दर्शन को लेकर के इस चर्चा करेंगे, नास्तिक दर्शन से प्रसंगे, तब और स्पष्ट करेंगे। यहां पर मेरा केवल संकेत मात्र है कि सापेक्ष सत्य क्या होता है और निरपेक्ष सत्य क्या होता है। अतः मुझे आप ये मेरे कथन को केवल इस रूप में ग्रहण करेंगे कि सापेक्ष सत्य दुनियावी सत्य है, व्यक्तिगत सत्य है, व्यक्ति विशेष की दृष्टि विशेष से सत्य है, और निरपेक्ष सत्य जो होता है वो सत्य त्रिकाला बाधित होता है। उसमें तस्मिन् विषये न किमक कश्चित् संशयः नैव समुत्पद्यते। अतः अस्माभिः तत्र क्षम्यताम्, अस्माभिः तत्र अवबोध्यते एव। तो ये इदमेव कथनं तत्र आंग्ल भाषायां विजन ऑफ ट्रुथ अथवा सत्य साक्षात्कारः कथ्यते। इदानीमहं दर्शन शब्दस्य यदा सत्यस्य चर्चा भवति, यदा सापेक्ष तथा च निरपेक्ष सत्ययोः चर्चा भवति, सत्यस्य चर्चा भवति, तदा एकस्य अन्यस्यापि शब्दस्य चर्चा अवश्यमेव करणीयं भवति। सः शब्दः भवति मिथ्या शब्दः। मिथ्या शब्दः कथम, किन नाम मिथ्यात्वमिति। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? सत्य शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया, जिसका साक्षात्कार छात्र करता है बौद्धिक क्रिया के माध्यम से, पाश्चात्य दृष्टि से, क्योंकि बौद्धिक व्याख्या, अनुभूतियों की बौद्धिक व्याख्या दर्शन करता है, ऐसा पाश्चात्य मत है। भारतीय मत है कि तत्व का साक्षात्कार करता है, सत्य तत्व का साक्षात करता है, ऐसा भारतीय परंपरा है। प्रसंगः अत्र भारतीय मतस्य वर्तते। अतः अस्माभिः सत्यस्य अवधारणाम् अवबुध्य निरपेक्ष सापेक्ष सत्ययोः अवबोधनं विधाय इदानीं मिथ्यात्व विषय चर्चा भी करणीया। विशेष चर्चा तो होगी तत्र वेदांत के प्रसंग में, यदा वेदांत से प्रसंगः आगमिष्यति तदा चर्चां कुर्मः वयं, किन्तु इदानीं संकेत मात्रमेव करणीयं भवति। मिथ्यात्वस्य लक्षणम, मिथ्या शब्द का प्रायः लोग अर्थ लेते हैं, मिथ्या माने झूठ, असत्य, लेकिन दर्शन शास्त्रीय दृष्टि से मिथ्या शब्द से अर्थ न तो असत्य होता है न झूठ होता है। मिथ्या दर्शन शास्त्रज्ञैः तत्र परिभाष्यते, लक्षणं क्रियते मिथ्यात्वस्य
सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयत्व मिथ्यात्वम, जो न तो सत्य है और न असत्य है, जो सत्य भी है और असत्य भी है। फिर पुनः एक बार हम श्रोतव्यम तरही, जो न तो सत्य है न ही असत्य है, सत्य भी है असत्य भी है, लेकिन एक साथ नहीं है। एक साथ सत्य और असत्य, एक दृष्टि से जब तक असत्य होने का बोध नहीं होता तब तक वो सत्य है, और जब तक इसलिए ये कहा जाता है कि जो न सत्य है न असत्य है, असत्य होने तक वो सत्य है, और इन्हीं अर्थों में वो मिथ्या है। जिसके बारे में कुछ कहा न जा सके कि ये सत्य है या असत्य है, उसे ही मिथ्या कहते हैं। ऐसा दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञों का कहना है। उन्होंने लक्षण ही किया है, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयत्वम मिथ्यात्वम। मिथ्यात्व का लक्षण है जो न सत है न असत है, जो सद भी है असत भी है। जैसे रज्जु सर्प की बात आती है, हालांकि मेरा मन था, अब मन है कि मैं इस प्रसंग को दर्शन, जब वेदांत विद्या की चर्चा करेंगे तब उठाएंगे, लेकिन थोड़ा सा संकेत मात्र कर देते हैं। जैसे मिथ्या है, जैसे रज्जु सर्प है, संधि काल में धुंधले प्रकाश में यदा रज्जु दर्शनम क्रियते केनापि तदा सर्पम अवबुध्य बिभेति सः। रात्रि धुंधले प्रकाश में, रात्रि के समय नहीं, अंधेरे में नहीं, धुंधले प्रकाश में, जहां पर कुछ का कुछ दिखाई दे जाए अथवा कुछ कुछ दिखाई दे जाए, लेकिन सब कुछ बिल्कुल ना दिखाई दे, जहां पर यह निर्णय कर पाना संभव है कि यह रज्जु है या सर्प है। लेकिन जैसे ही टेढ़ी मेढ़ी सर्प को, रज्जु को पड़े हुए देखा देखने वाले ने, तो उसने सांप समझ करके उसके मन में भय पैदा हुआ। जो भय पैदा हुआ वो रस्सी समझ करके नहीं हुआ था, वो सांप समझ करके हुआ था। तो तब तक वो सांप थी रस्सी, डराने की सामर्थ्य थी उसमें। लेकिन जैसे ही टार्च लगाकर देखा, और टार्च लगाकर देखने के बाद पता चला कि अरे हम तो वैसे ही डर गए थे बिना मतलब, ये तो मूंज की रस्सी पड़ी है, रस्सी पड़ी है, ये सांप नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि भैया ये तो असत निकला, लेकिन तब तक सत था। इसीलिए ये कहा गया कि जब तक सत असत न सिद्ध हो जाए तब तक वो सत है। अतः सदसद्भ्याम जो अनिर्वचनीय है तदेव सत्यम। ये संकेत मात्र करने के बाद अधुना वयम दर्शन शास्त्रस्य वैशिष्ट्यम किम भवति, अथवा दर्शन शास्त्रस्य कानि वैशिष्ट्यानि भवन्ति इत्यस्मिन् विषये वयं चर्चां कुर्मः। अस्माभिः भारतीय मतानुसारम अथ च पाश्चात्य मतानुसारम किन्नाम दर्शनमिति उत्तरम प्राप्तम इति विमर्शः कृतः। उत्तरमपि प्राप्तम। बौद्धिक अनुभूतीनां बौद्धिकी व्याख्या यदा क्रियते पाश्चात्य दृष्ट्या तदा दर्शनम भवति। युक्त युक्त पूर्वकम विवेचनम क्रियते तदापि दर्शनम भवति। तर्कणा पूर्वकम यदा विवेचनम क्रियते व्याख्या क्रियते तदापि दर्शनम भवति पाश्चात्य दृष्ट्या। भारतीय दृष्ट्या तत्व साक्षात्कारः सत्य तत्व अथवा सत्य साक्षात्कारः एव दर्शनम भवति। अनेन सापेक्ष निरपेक्ष सत्य मध्ये सुस्पष्ट अर्थः अस्माभिः अवबोधितः। तत्र निरपेक्ष सत्यमपि अवबोधितः। अत्र एकः प्रश्नः समाधेयः। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। मैं भारतीय दर्शन पर चर्चा हमें विमर्श करना है, किंतु दर्शन क्या है सामान्य रूप से उसे समझने के लिए हमें केवल भारतीय दृष्टि से नहीं अपितु पाश्चात्य दृष्टि से भी समझने की जरूरत है। यही कारण है कि मैं भारतीय चिंतन दृष्टि के साथ पाश्चात्य चिंतन दृष्टि को लेकर साथ साथ चलने का काम कर रहा हूं। आरंभ में कुछ क्लिष्टता का बोध जरूर हो रहा होगा, लेकिन जब एक बार समझ जाएंगे तो निश्चय ही आपके मन में यह संशय नहीं रहेगा कि सर ने जो चर्चा किया था, यदा विमर्शस्य आरंभः आसीत् सातु पृष्ठभूमि आसीत, वो पृष्ठभूमि थी और वह पृष्ठभूमि वो आधार भित्ति थी। उस आधार भित्ति पर ही दर्शन का भवन खड़ा होगा, जिस पर भारतीय दर्शन की भित्ति का विशाल भवन खड़ा होगा। इसलिए इस दृष्टि को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा मन में ये जरूर आता होगा कि कैसे ये कभी सर भारतीय चिंतन की बात करते हैं भारतीय मतानुसार और कभी पाश्चात्य मतानुसार, लेकिन समग्र दृष्टि यही है कि आप भारतीय मतानुसार भी दर्शन को समझने की कोशिश करना है हमें, और पाश्चात्य मतानुसार भी हमें समझने की कोशिश करना है। हमें इसकी बौद्धिक व्याख्या भी करनी है, दर्शन को बौद्धिक व्याख्या के रूप में, व्याख्याकार के रूप में भी समझने की आवश्यकता है, और साथ में ही सत्य तत्व साक्षात्कार कराने और करने वाले के रूप में भी समझने की आवश्यकता है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय जिज्ञासुओं, अगर इस आधार भूमि को हम नहीं समझेंगे तो हमें आनंद नहीं आएगा, और आनंद के बिना स्टडी विथ फन होती है तभी इंजॉय करते हैं अपन, अन्यथा तो एवमेव। तो अतः जो करना है वो 24 कैरेट का करना है, तो 24 कैरेट का करने के लिए कुछ ना कुछ आभूषण बनाने में, 24 कैरेट का आभूषण तो बनता नहीं है कोई भी, न हार बनता है न चेन बनता है, इसलिए उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा तांबा मिलाते हैं, कोई और धातु मिलाते हैं। तो ये एक आधार भूमि है जिससे दर्शन नामक आभूषण बनकर के तैयार हो जाए, जिसे आप अपने उसमें शरीर में धारण करके अलंकृत हो जाएं। ऐसी मेरी कोशिश है, ऐसा मेरा प्रयास है। तो दर्शन की विशेषता ध्यान रखिएगा। इदानीम वयम तत्र दर्शन शास्त्रस्य वैशिष्ट्यानि विषय चर्चां कुर्मः, विमर्शं कुर्मः, न तो भारतीय दर्शनस्य वैशिष्ट्यानि अथवा पाश्चात्य दर्शनस्य वैशिष्ट्यानि। इस समय केवल और केवल एक दर्शन, पहले दर्शन है, दर्शन शास्त्र है, उसके बाद पाश्चात्य और भारतीय मत है। यह मेरा मानना है कि पहले इसे समझना चाहिए कि दर्शन सामान्य, दर्शन शास्त्र सामान्य किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इस समय मैं आपके सामने दर्शन शास्त्र जो सामान्य विषय के रूप में है उसकी क्या विशेषताएं हैं इस पर बात करता हूं। उसके बाद आगे चलकर कि भारतीय मतानुसार क्या विशेषताएं हैं इस पर बात करूंगा। फिर अपन एक एक करके सांख्य दर्शन से लेकर के आस्तिक दर्शनों में, नास्तिक दर्शनों में, पहले सांख्य दर्शन, फिर योग दर्शन, फिर आपका न्याय वैशेषिक, फिर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इसी प्रकार से फिर उधर नास्तिक में से तीनों, चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन, इनका क्रमशः चर्चा, शास्त्रीय चर्चा होगी। अभी अपन इस समय केवलम दर्शन शास्त्र सामान्यस्य विषये चर्चां कुर्मः। अतः मनसि भीतिः न भवेदिति, आनंदः कथं समुत्पद्येत
एतादृशी भावना आप अपना सुझाव कि सर आप किस प्रकार से दर्शन को रोचक बना सकते हैं, इस पर सर थोड़ा सा आप इसको इस तरह से कर लीजिए तो दर्शन में रुचि आ जाएगी, हम सबकी और भी रुचि मजबूत हो जाएगी। तो ये ऐसा सुझाव दे सकते हैं और देंगे तो मुझ पर कृतज्ञता करेंगे, मैं कृतज्ञ होऊंगा आपके प्रति, मुझ पर उपकार करेंगे, मैं आपके प्रति कृतज्ञ होऊंगा कि सर इस प्रकार से परिष्कार कर लीजिए तो और रुचिकर बन सकेगा दर्शन। अधुना इस समय हम दर्शन शास्त्र का वैशिष्ट्य क्या है, विशेषता क्या है, इस पर बात करते हैं। दर्शन शास्त्र की पहली विशेषता, इसमें हम भारतीय और पाश्चात्य दोनों की का प्रसंग आने पर चर्चा जरूर करेंगे। तो दर्शन शास्त्र की पहली विशेषता है कि दार्शनिक चिंतन बौद्धिक होता है। फिर से मैं कह दे रहा हूं, दार्शनिक चिंतन बौद्धिक होता है और हम सब मनुष्य होने के नाते यह पहली विशेषता है। दार्शनिक चिंतन बौद्धिक होता है। दार्शनिकम चिंतनम बौद्धिकम भवतीति। दार्शनिक चिंतन बौद्धिक होता है, यह पहली विशेषता है। इस तरह अभी 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 विशेषताएं होंगी, लेकिन पहली विशेषता है जिससे स्पष्ट होगा किस प्रकार से कथम बौद्धिकम भवति। इट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। बौद्धिक प्रक्रिया होती है, बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इससे यह साबित होता है, इससे यह प्रमाणित होता है कि केवल मनुष्य ही इसका अध्यापन कर सकता है, इसका अवबोधन कर सकता है। और हम सब मनुष्य हैं, इसलिए और बुद्धि हमारी विशेषता है। बुद्धि हमको बाकी प्राणियों से अलग करती है। बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है कठोपनिषद में, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। ये मानव जीवन रूपी रथ का जो सारथी है, भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण की भूमिका वाला, वो बुद्धि है। और जो भगवान श्री कृष्ण की भूमिका वाले बुद्धि से बचना चाहेगा, निश्चित रूप से वो उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी दर्शन में। और हम चूंकि बुद्धि रखते हैं, मनुष्य हैं, इसलिए हम मनुष्य मात्र की प्रवृत्ति बुद्धि की ओर, दर्शन की ओर होनी ही चाहिए। हम चाहें न चाहें हम दार्शनिक होते हैं। हमें सिर्फ समझने की जरूरत है कि हम दार्शनिक हैं। तो पहली विशेषता है, प्रथमा विशेषता वर्तते दर्शन शास्त्रस्य, दर्शन शास्त्रम बौद्धिकम भवति। प्रथमं वैशिष्ट्यं वर्तते दर्शनस्य, दर्शन शास्त्रम इट इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इन्हीं अर्थों में अब यह समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से बौद्धिक होता है। अवगच्छामः इदानीं। बुद्धि का काम है विश्लेषण करना, बुद्धि का काम है तार्किक क्षमता को उत्पन्न करना, बुद्धि का काम है ठोस प्रमाण इकट्ठा करना और इकट्ठा करके सामने रखना, यानी पूरी प्रामाणिकता के साथ उपस्थित होना। कई बार हम सब पढ़ते हैं कि कौन से वकील हैं जो टॉप के वकील हैं, उसके पीछे उनकी तार्किक बुद्धि ही होती है। वो कोई पैदा नहीं होते, वो सीख करके विकसित करते हैं। हम सोचते हैं, हम पढ़ते हैं, अखबारों के माध्यम से हम सुनते हैं कर्ण परंपरा कि अमुक प्रोफेसर साहब बहुत टॉप का लेक्चर देते हैं। उसके पीछे उनकी तार्किक सामर्थ्य होती है, उसके पीछे उनकी अभिव्यक्ति, प्रमाण युक्त अभिव्यक्ति कौशल होता है जो उनको ऊंचाई पर ले जाता है। और जब ठोस प्रमाण, तार्किकता, युक्तता, ये सब बुद्धि के लक्षण हैं, क्षम्यतां, बुद्धि के होने के प्रमाण हैं और हम सब बुद्धिमान हैं, तो भला इससे पलायन क्यों?
भला इससे भागना क्यों? हमें भी तार्किक होना चाहिए। हम वकील भले ना हो, हमें भी तार्किक युक्त तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से अपना व्याख्यान देना चाहिए। हम भले ही प्रतिष्ठित प्रोफेसर ना हो, हमें भी अपनी पूरी प्रामाणिकता के साथ बात रखनी चाहिए। हम भले कोई विद्वान ना हो, ये हम सबका चिंतन होना चाहिए। जब हमारा ये चिंतन, ये काम दर्शन करता है, दर्शन की यही विशेषता है कि उसका संपूर्ण चिंतन बुद्धि आधारित होता है। दर्शन का संपूर्ण बौद्धिक जो प्रक्रिया है सोचने की, आगे बढ़ने की, वो बुद्धि होती है। भावना से काम नहीं करता, संवेगों से काम नहीं करता है दर्शन। दर्शन बुद्धि से काम करता है। दर्शन और बुद्धि का आधार क्या है? तार्किकता। बुद्धि का क्या आधार क्या है? प्रामाणिकता। बुद्धि पूरे प्रमाणों के साथ, साक्ष्यों के साथ उपस्थित होना। बुद्धि का आधार क्या है? सामर्थ्य, सामग्री, सामर्थ्य। अब लेकिन बुद्धि के बारे में रूसो का एक बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है। रूसो कहता है, अ थिंकिंग मैन इज डिप्राइव्ड एनिमल। एक बुद्धिमान व्यक्ति बदमाश जानवर भी हो जाता है। यह बुद्धि का दुरुपयोग होने के पर कहता है। जब रूसो, आप जानते हैं, उसका नेचुरलिस्टिक अप्रोच है दर्शन के प्रति, जो प्रकृतिवादी दृष्टि है उसकी, तो वो कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग दार्शनिक है, वो कहता है कि भाई प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है ये बुद्धिमान मनुष्य, ये पशु नहीं करता। जो बुद्धिमान मनुष्य, इन्हीं अर्थ में कहता है कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करेगा, पर्यावरण को प्रदूषित करेगा, वो ऐसी बुद्धि वाला प्राणी, ऐसी प्राणी जिसके पास ऐसी बुद्धि है, वो बुद्धि वो बदमाश जानवर जैसी होती है। अब बदमाश जानवर कितना खतरनाक होता है हम सब जानते हैं। लेकिन यहां पर जो दर्शन शास्त्रज्ञों का कहना है कि दर्शन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, तस्य आशयो वर्तते यदा दार्शनिकः चिंतनम करोति तदा तस्य पृष्ठे, उसके पृष्ठभूमि में, उस चिंतन के पृष्ठभूमि में जो बात होती है वो उसकी तार्किकता होती है। जो बात होती है उसका ठोस प्रमाण होता है। जो बात होती है उसमें प्रामाणिकता होती है। और इसमें संवेगों के लिए कोई जगह नहीं होती, इसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। बौद्धिक होता है। और बौद्धिक वो बौद्धिक नहीं जिसे रूसो ने कहा बदमाश जानवर होता है, बल्कि वो बुद्धि जिसे कठोपनिषदकार हमारे ऋषि ने कहा कि बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। बुद्धि को तो सारथी मानो, ना कि बदमाश जानवर बनाओ। समाज में अगर दार्शनिक होते, एक बड़ी मजेदार एक दृष्टांत है, 1-1.5 मिनट में देखिए। प्लेटो की हम बड़ी प्रशंसा करते हैं, जिसको सामान्य एक दूसरा नाम है अफलातून। प्लेटो की हम प्रशंसा एक अर्थ में करते हैं कि उसने एक सद्गुण की चर्चा की। प्लेटो का कहना है, जो अरिस्टोटल का गुरु था और सुकरात का चेला था, उसका ये बहुत शानदार वेस्टर्न फिलॉसफर है, उसका ये कहना है कि ये एक प्रकार का सद्गुण होता है, एक वर्च्यू होता है। वो ये कहता है कि वो ये कहता है कि हमें इन सद्गुणों से के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और वो सद्गुण क्या है? हमें हमारी न्याय, साहस, संयम, ये हमारे सद्गुण हैं, ये मनुष्य के सद्गुण हैं। और इन अर्थों में हमें यह समझने की जरूरत है। कुछ तकनीकी बाधा आ जाती है, तो प्लेटो का ये कहना, उसने रिपब्लिक में ये बात कही है, वर्चू के रूप में इसको गिना है, इसकी गणना किया है। और इन अर्थों में वो एक अच्छा दार्शनिक है, जिसके बारे में जब प्रसंग आएगा तो मैं बात करूंगा। अभी फिलहाल वयम तत्र चर्चाम कुर्मः वैशिष्ट विषय कि बौद्धिक होता है और वो बुद्धि जो हमारी मनुष्य के नाते हम सब की
हमने कल कहा था आपसे कि हमें कोई कह दे आप बड़े बुद्धिमान हैं तो हम छाती फुला लेते हैं, हमें कोई कह दे हम बड़े मूर्ख हैं तो मुंह लटका लेते हैं। सच ये है कि जब हम बुद्धिमान हैं, बुद्धि हमारी विशेषता है, इसी वैशिष्ट्य के साथ हम लगातार आगे बढ़ते हैं और इन्हीं अर्थों में हम दार्शनिक हैं और इन्हीं दार्शनिक होने के नाते हमें दर्शन से डरने की जरूरत नहीं है। आज हम केवल एक विशेषता पर चर्चा हमने किया कि दर्शन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, दर्शन एक युक्तियुक्त विवेचन है, दर्शन एक प्रामाणिक कथन है, दर्शन एक तर्काधारित अभिव्यक्ति है और ये बुद्धिमान या बुद्धि होने के नाते, जैसे बुद्धि होने के नाते हमारे सब मनुष्यों का कर्तव्य है कि हम बाई बर्थ दार्शनिक हैं, हम अदार्शनिक नहीं हैं। इसी संदर्भ में मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और आपसे साझा करना चाहूंगा मित्रों, साथियों, विद्यार्थियों, जिज्ञासुओं, कि किस प्रकार से बुद्धि को लेकर के हम लापरवाह होते हैं। लापरवाह कैसे होते हैं? हम बुद्धि को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि बुद्धि नामक तत्व है कैसा। समाज की तमाम अनाचार, दुराचार, मिथ्याचार, व्यभिचार, जितने प्रकार की सोशल इश्यूज हैं, विवाद हैं, जो इविल्स हैं, बुराइयां हैं, अशुभ हैं, ये समाप्त हो जाएं अगर हम बुद्धि को सारथी मान लें। कठोपनिषदकार ऋषि के इस वचन को और रूसों की चिंता को कि अ थिंकिंग माइंड इज डिप्राइव्ड एनिमल, इसको हम ध्यान से, मन वचन कर्म से इसको बुद्धि को समझ करके और केवल उसे सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि में भेद न करते हुए बुद्धि मात्र मान करके उसको आइडेंटिफाई करके, उसको पहचान करके उसको विकसित करने की कोशिश करें। और कोशिश करने का और सफलता पाने का के लिए जो सबसे बड़ा शास्त्र है वो है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया का, देश का, क्षमा करें, देश अथवा दुनिया का मैं कह लेता हूं, कोई भी सिविल सर्विसेज में आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो, पीसीएस हो, बीपीएस हो, जितने भी अधिकारी होते हैं उनमें भी तार्किक क्षमता अगर कहीं से आती है तो वो आती है उनकी बुद्धि और दर्शन से, दार्शनिक दृष्टि से आती है। भले ही वो विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं, भले ही वो कॉमर्स का विषय लेकर के या विज्ञान का विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ करके, बायो पढ़ करके, मेडिकल साइंस पढ़ करके आईएएस बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, लेकिन जब वो डॉक्टरेट की डिग्री लेने जाते हैं तो करते पीएचडी का काम करते तो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायो में है, लेकिन जो डिग्री मिलती है उनको वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मिलती है। मेरे विद्यार्थियों, मेरे जिज्ञासु मित्रों, वो डॉक्टर ऑफ, जिसको डीफिल कहते हैं, जिसको पीएचडी कहते हैं, और वो इसी कारण से कि दर्शन सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है, सभी विद्याओं में उन्होंने उस अपने अनुसंधान में दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया है। यही वजह है कि उनको वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री मिलती है। वो डॉक्टर तभी बनते हैं, वो एकेडमिक हो या मेडिकल साइंस के डॉक्टर हो, पीएचडी करने के बाद डॉक्टर तभी बनते हैं जब दार्शनिक दृष्टि रख करके अनुसंधान कार्य को परिणाम तक पहुंचाते हैं। आज का समय हो रहा है, तकनीकी बाधा आई है, उसके लिए ना तो मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हैं। मेरी एक प्रार्थना है, एक निवेदन है, एक आग्रह है, एक अनुरोध है, बड़ा माने तो आग्रह है, अनुरोध है कि आप मेरे अध्यापन रीति में, अध्यापन शैली में, अभिव्यक्ति शैली में किसी प्रकार के परिष्कार के लिए कुछ सुझाव दे सकेंगे तो मुझ पर उपकार होगा और मैं आपके प्रति कृतज्ञ होऊंगा। आप मेरे साथ 1 घंटे बने रहे।
मैं संस्कृत भाती उत्तरांचल के प्रांत संगठन मंत्री श्रीमान योगेश विद्यार्थी जी को इस प्रेरित करके इस काम को करने के लिए साधुवाद देता हूं और पुनः साधुवाद देता हूं अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, श्रीमान कुल सचिव महोदय श्रीमान गिरीश कुमार अवस्थी जी को, और तमाम उन विद्यार्थियों को जिनकी प्रेरणा से, नाम किनका किनका लूँ, दिनेश बेलवाल, विकास शर्मा, हमारा रवि उनियाल, इन तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं हमारे, अनूप मिश्रा, रघुवीर यादव, नवनीत, ये आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और हम लोग फिर से कल इसी समय मिलते हैं 11 बजे, ठीक 11 बजे। कल कोशिश होगी कि तकनीकी कमी न रह जाए। बहुत बहुत नमस्कार।